हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का JSM स्टडीज ऑनलाइन में। आज हमारा प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का चौथा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? चौथा लेक्चर है। अब तक हम 3 लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम पिछले लेक्चर का हर बार थोड़ा सा इसलिए रिवीजन करते हैं ताकि हम पीछे की चीज़ें न भूलें। यदि आप पढ़ रहे हैं और पीछे की चीज़ें भूल रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर का दोहरा लेते हैं और आज हम आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ठीक है, आपको उन क्वेश्चंस के भी जवाब देने हैं। यदि आप पढ़ रहे होगे तो आप बिना पीछे कॉपी खोले आंसर अच्छे से दे देंगे। ठीक है, यदि आप नहीं पढ़ रहे होगे तो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए हम आज थोड़ा सा दोहरा लेते हैं और फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था गोले दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। उसमें पहला नियम बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण, ये हमारा मान लिया क्या है, दर्पण है, और जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होता है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। दूसरा नियम बताया था आपको, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर में आकर यानी फोकस से होकर के जाती हो, मान लीजिए फोकस है यहाँ पर और प्रकाश किरण इस फोकस में होकर के जा रही है, तो उसका क्या होगा, परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाए। ठीक है, और तीसरे नियम में यदि हमने आपको बताया था कि गोले दर्पण की यदि वक्रता केंद्र से होकर के जाती है प्रकाश किरण, मान लीजिए वक्रता केंद्र है और प्रकाश किरण इस तरीके से गई है वक्रता केंद्र से, तो क्या होगा, प्रकाश किरण वापस से लौट करके उसी पथ पर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था गोले दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनाना। गोले दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण द्वारा हमने आपको बताया था 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं, यानी वस्तु 6 स्थिति में रख करके 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। और उत्तल दर्पण में 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। अब आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति क्या होगी। और आपको ये भी बताना है कि उत्तल दर्पण के द्वारा किस किस स्थिति में प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हमने आपको इसके लिए सारणी भी दिखाई थी और डायग्राम भी दिखाए थे। ठीक है, ये डायग्राम और सारणी होती है आपको अच्छे से याद करनी है। इसके बाद में हमने आपको बताए थे गोले दर्पणों के उपयोग। गोले दर्पण में अवतल दर्पण के उपयोग बताए थे और उत्तल दर्पण के। ठीक है, तो ये उपयोग भी आपको ही बताने हैं। गोले दर्पण के उपयोग में अवतल दर्पण के उपयोग हमने आपको 4 बताए थे, 4 में से कोई 2 आपको बताने हैं, और उत्तल दर्पण के उपयोग हमने आपको 2 बताए थे, तो 2 के 2 बताने हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम आपसे थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिवाइज करवाते हैं। ठीक है, रिवाइज करवाना बहुत ही जरूरी है। आज का अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 4। देखते हैं आज का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है दर्पण से प्रकाशित दूरियां मापने के नियम, यानी जो दर्पण है, दर्पण से हम दूरियां किस प्रकार से मापेंगे। ठीक है, रूल्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इल्यूमिनेटेड बाय मिरर। ठीक है, यानी गोले दर्पण से दूरियां किस प्रकार से मापते हैं। इसका पहला नियम है नंबर 1, गोले दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक है, ये मान लिया गोले दर्पण है हमारा, कौन सा, ये वाला अवतल, ये हमारा अवतल गोले दर्पण है। ठीक है, और ये वाला है हमारा उत्तल गोले दर्पण। उत्तल गोले दर्पण क्या होता है, उसके अंदर वाले यानी दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हुई रहती है और अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पर पॉलिश हुई रहती है। ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष। ऐसे ये भी क्या है, इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये जो इन्होंने बताया है पहला नियम कि दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। बाईं ओर इस वाली साइड को बोलते हैं। ठीक है, और दाईं ओर इस वाली साइड को बोलते हैं। तो जो बाईं ओर है, बाईं ओर यानी प्रकाश किरणें हमेशा इस साइड से इस तरीके से डलेगी, ऐसा ही इस वाले दर्पण पे भी इस साइड से डलेगी। पहला नियम ये है। दूसरा नियम है नंबर 2, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती है। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव ये वाला पॉइंट होता है ध्रुव। ठीक है, ऐसे इसमें भी ये वाला पॉइंट क्या होगा, ध्रुव। तो जितनी भी दूरियां है वे कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव पी से नापनी शुरू होगी। और मुख्य अक्ष के अनुदिश यानी हम ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, इसमें इधर वाली साइड में दूरियां मापनी शुरू करेंगे। ठीक है, प्रकाश किरण के आने की दिशा ये है और दूरियां मापेंगे इधर से इधर को। ठीक है, और ये जो हमारा ध्रुव है अवतल दर्पण में हम इसी साइड में दूरियां भी मापेंगे। ठीक है, और इसी साइड में क्या करते हैं हम, अब प्रकाश किरण भी भेजते हैं, प्रकाश किरण भी इसी साइड में जाती है और दूरियां भी इसी साइड में नापते जाते हैं। ठीक है, तीसरा नियम है हमारा, आपतित प्रकाश किरणों की दिशा में
नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह से ली जाती है। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण की यदि दिशा में नापोगे, जैसे ये है आपका नंबर 1 क्या है, अवतल, और नंबर 2 क्या, उत्तल। यदि नंबर 1 में आप देखोगे तो आपतित प्रकाश के चलने की दिशा ये वाली है और दूरियां मापने की दिशा ये वाली है, यानी प्रकाश किरण के चलने की उल्टी दिशा में दूरी माप रहे हैं यहाँ, तो इसलिए सारी कैसी होगी, नेगेटिव में। अब यदि हम इस वाले दर्पण में देखें नंबर 2 में, प्रकाश किरण इस साइड को जा रही है, ठीक है, और दूरी भी हम कुछ ना कुछ इस साइड को मापते जरूर है। हालांकि इस साइड में भी वस्तु हम रखनी पड़ती है, वस्तु हम इधर रखेंगे तो दूरी इधर भी नापेंगे, ठीक है, परंतु हम इस साइड में भी दूरियां मापते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वक्रता केंद्र भी इधर होता है और इसका फोकस बिंदु भी इधर होता है। ठीक है, तो इधर वाली जो दूरियां है प्रकाश किरण के चलने की दिशा में, प्रकाश किरण के चलने की दिशा में जो दूरियां नापी जाती है वे कैसी होती है, प्लस की, और प्रकाश किरण के चलने के विपरीत दिशा में जो दूरियां नापी जाती है वे कैसी होती है, माइनस की होती है। ठीक है, अगला नियम नंबर 4 है, आपतित प्रकाश किरणों के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह से ली जाती है। यानी यही वाली बात बताइए, यदि आप आपतित किरण के चलने के विपरीत दिशा में दूरी मापते हैं तो कैसे ली जाती है, माइनस चिन्ह से ली जाती है। अगला है नंबर 5, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, ये मान लिया मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर यदि आप लंबाई देखोगे तो कैसी होगी, प्लस में, यदि मुख्य अक्ष के नीचे देखोगे तो कैसी होगी, माइनस में। ठीक है, चाहे दर्पण नंबर 1 हो यानी अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो। ठीक है, यदि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबाई मापोगे तो कैसी होगी, पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर लंबाई मापोगे तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला डेरिवेशन। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ये हम देख रहे हैं अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आपको दर्पण बताए थे, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हमने जो दर्पण यूज किया है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ज्ञात करने में, वो कौन सा किया है, उस दर्पण को हमने यूज किया है, उसका नाम है अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जो दर्पण का नाम है वो है M1 M2। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं दर्पण को M1 M2। ये है इसका ध्रुव और ये क्या है, ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये है फोकस बिंदु F और ये है वक्रता केंद्र C। ठीक है भाई, इसके बाद हमने देखो क्या करा है, यहाँ से जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में हमने क्या करा, ये एक वस्तु ली A, इसे बोलते हैं बिंदु वस्तु, इससे प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे गई, और जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से निकलती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यहाँ से परावर्तन, और परावर्तन के बाद कहाँ को निकलेगी, फोकस में को होकर के जाएगी। अब क्या करना है हमें, जो पॉइंट है जिसपे प्रकाश किरण आकर के टकराई थी, यदि आपतित प्रकाश किरण, यदि परावर्तित प्रकाश किरण, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे टकराई थी, तो हमने आपको बताया था कि दर्पण के किसी भी बिंदु से यदि हम वक्रता केंद्र पर एक रेखा मिला देंगे तो उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, लंब। तो हमने ये जो बिंदु B था इससे एक लाइन खींच दी, डॉटेड डॉटेड, ये क्या बन जाएगा, लंब। ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण AB, और BD क्या है, ये परावर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या है आपका CB, ये है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होगा वो क्या होता है, आपतन कोण I। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा वो होगा परावर्तन कोण स्मॉल r। ठीक है, अब जो परावर्तन का दूसरा नियम था, परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि अपवर्तन की घटना में आपतन कोण हमेशा बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कोण ABC बराबर होगा किसके, कोण C, कोण किसके भाई, CBC, या ऐसे बोल सकते हैं FBC, यानी FBC, ये वाला जो अंदर का कोण है R। ठीक है, FBC, ठीक है, ABC। ठीक है, दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर, क्यों होगी, परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए डायग्राम में, जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में अभी हमने आपको बताया ये वाला एंगल जो आई है ये इस R के बराबर होगा। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है AB और ये वाली जो लाइन है CP, ये दोनों कैसी है, समांतर, और समांतर रेखाओं को काटती हुई एक रेखा जा रही है ये वाली
सी बी। तो ये जो कोण है, ये वाला कोण, कौन कौन सा भाई, ये जो आई कोण है और ये वाला जो कोण है, ये कैसे है, एकांतर कोण, ये दो रेखाएं हैं, इन्हें काटती हुई इस तरीके से जा रही, तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है कैसे हो गए बराबर, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, इसलिए कोण जो आपका है ए बी सी वो किसके बराबर होगा, बी सी एफ। तो यहाँ पर हम कौन सा नियम लगाएंगे, एकांतर का। ठीक है, तो हम लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर किसके होगा, कोण बी सी एफ के, जो होगा भाई एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है पहले समीकरण में कोण ए बी सी, और ये भी क्या है, कोण ए बी सी, यानी दोनों कोण ए बी सी की वैल्यू है, तो इन दोनों क्या रख देंगे हम बराबर, यानी हम लिखेंगे कोण एफ बी सी बराबर कोण बी सी एफ। ठीक है भाई, अब ये दोनों जो कोण आए ये दोनों त्रिभुज के अंदर के कोण आएंगे। त्रिभुज कौन सा है यहाँ पे, त्रिभुज है देखिए ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज है ये बी सी एफ, यानी ये वाला त्रिभुज है, यानी ये वाला अंदर का कोण और ये वाला अंदर का कोण कैसा बराबर, जब किसी त्रिभुज के दो कोण अंदर के बराबर हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो बराबर। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है जो भुजा है सी बी, ये ना तो आपको इसके बराबर दिखाई देगी एफ बी के, और ना ही ये सी एफ के बराबर दिखाई देगी, यानी जो भुजा है आपकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसी होगी, बराबर होगी, यानी सी एफ और एफ बी दोनों कैसी होगी बराबर। तो यहाँ हम लिख देंगे हम सी एफ बराबर किसके होगा, एफ बी के बराबर होगा। ठीक है, यदि, अब इसमें एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, यदि ये जो दर्पण है आपका M1 M2 इसका द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा होगा मतलब क्या है, यदि ये साइज में छोटा होगा। ठीक है, तो यदि प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ऐसे से क्या डलेगा लंब, और यहाँ पर क्या होगा पॉइंट P, और ये पॉइंट क्या है B, तो B और P बहुत ही नज़दीक हो गए, इससे प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। ठीक है, यानी ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है दोनों क्या होगी, लगभग बराबर ही होगी। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो हम क्या मान लेते हैं, आपकी जो दूरी है कौन से वाली भाई, दूरी है आपकी एफ बी, ये लगभग किसके बराबर होगी, ये होगी आपकी दूरी पी एफ के बराबर। ठीक है, ये दूरी किसके बराबर होगी, पी एफ के बराबर। अब हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे टोटल दूरी पी से सी तक की है कितनी, पी से सी तक की टोटल दूरी है कितनी। तो देखिए पी से सी तक की वाली टोटल दूरी देखेंगे, इस दो भागों में बटी हुई दूरी है पी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सी एफ प्लस पी एफ। अब जो ये समीकरण थी इसमें सी एफ की जगह हम क्या रख सकते हैं भाई, एफ बी, सी एफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ बी। तो हमने क्या करा, पी सी बराबर सी एफ की जगह रख दिया एफ बी प्लस क्या था, प्लस था हमारे पास पी एफ। ठीक है, अभी हमने निकालना है जो एफ बी है वो किसके बराबर होता है, पी एफ के, यानी हम लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, और पी सी बराबर पी एफ कितना हो जाएगा, 2 पी एफ। ठीक है, अब आप देखिए दूरी भर लीजिए इसमें, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है पी सी की दूरी कितनी है, कैपिटल आर। अभी आपको बताया था प्रकाश किरण तो इस दिशा में आ रही है, हम दूरी ध्रुव से इस वाली दिशा में माप रहे हैं तो कैसी होगी, माइनस की, आर भी कैसा होगा, माइनस का। ठीक है, ऐसे ही दूरी हम इधर से इधर को माप रहे हैं तो ये वाली दूरी भी कैसी होगी, एफ की, माइनस की होगी, यानी पी सी की जगह हम लिख देंगे माइनस आर बराबर 2, एफ की जगह हम लिख देंगे माइनस एफ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया, 2F, आर बराबर कितना आ गया, 2F। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर 2F आ गया। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हमें यहाँ से एफ का मान निकालना है तो आर को बेस में पूछा देंगे, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा भाई, एफ बराबर हो जाएगा हमारा आर बटा 2। यही संबंध होता है हमारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। एफ क्या है यहाँ पे, फोकस दूरी, आर क्या है यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या। तो एफ क्या है, फोकस दूरी,
ठीक है। और आर क्या है, आर है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन था कि हमें ये बताना था वक्रता त्रिज्या में और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में हमारा संबंध निकल के आ गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और साथ में जो आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं और 1-2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये डेरिवेशन भी। यदि ये डेरिवेशन पेपर में आता है तो ये डेरिवेशन लगभग खाली 3 नंबर का डेरिवेशन ही आता है, ठीक है। इसके साथ एक छोटा सा सवाल जोड़ देते हैं कि आप बताइए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो बताइए फोकस दूरी कितनी होगी। तो आपको क्या करना, 30/2, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद अगला डेरिवेशन है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। इस बार हम कौन से दर्पण का यूज करेंगे, उत्तल दर्पण का। पिछली बार हमने यूज करा था अवतल दर्पण का। इसमें भी क्या होगा, प्रकाश किरण एक बिंदु वस्तु कैपिटल ए से चलेगी, ठीक है, और बिल्कुल समांतर चलेगी। और इसका क्या होगा, बिंदु बी पर परावर्तन के बाद ये इस तरीके से डी की तरफ चली जाएगी। यदि इसे हम पीछे की ओर हटाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से निकल करके आ रही हो। ये था हमारा पहला नियम, प्रतिबिंब बनने का। यदि कोई प्रकाश किरण समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जो हमारा पॉइंट बी था जहाँ पर प्रकाश किरण टकराई थी, इससे हमने सी पर एक लाइन मिला दी, डॉटेड, ठीक है। और इस लाइन को हमने इस तरीके से आगे की ओर एन तक बढ़ा दिया। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, हमारी अभिलंब। हमने आपको बताया था यदि हम दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र सी पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अभिलंब, ठीक है। अब जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण। ये क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा, परावर्तन कोण। और परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण क्या है, यहाँ पर कोण ABN बराबर होगा कोण DBN के, ठीक है। जो होगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल R और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे है, बराबर। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने है, इसलिए ये वाले कोण कैसे हो गए, बराबर। यानी हम लिख सकते हैं कोण DBN बराबर होगा किसके, कोण FBC के। ये होगा भाई शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए आप इसमें, यदि हम इस वाली लाइन को आगे की ओर इस तरीके से बढ़ा देते हैं, ये जो लाइन आ रही थी इस वाली लाइन को हम यदि आगे की ओर बढ़ा देंगे इस तरीके से बिल्कुल सीधी, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण I और ये वाला जो कोण है, दोनों कैसे हो गए, बराबर, ठीक है। ये कैसे हो गए, आमने सामने वाले कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण। अब जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये कैसे हो गए, एकांतर कोण। क्यों, क्योंकि ये दो कैसी है, समांतर रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी है, समांतर रेखा। और समांतर रेखा को काटती हुई एक लाइन जा रही है, ये वाली, ठीक है। तो जितने का एंगल ये होगा उतने का एंगल ये होगा। यानी हम कह सकते हैं कोण ABN किसके बराबर होगा, कोण FCB के बराबर होगा, ठीक है। ये भी तो I होगा ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ABN बराबर होगा किसके, कोण FCB के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। अब देखिए हमें ये सारी चीज़ें पता चलेगी। अब जो हमारी पहली इक्वेशन आई थी परावर्तन के लिए और ये आई हमारी एकांतर के लिए, तो इसमें ये जो वैल्यू है कोण ABN, ये इसकी वैल्यू क्या है, कोण DBN, और यहाँ पर कोण ABN की वैल्यू क्या है, FCB। तो इन दोनों को हम क्या रख सकते हैं, बराबर, ठीक है। तो हम रख देंगे यहाँ पर कोण DBN
बराबर होगा कोण FCB। ठीक है, अब देखिए ये जो कोण है दोनों एक ही त्रिभुज के कोण है। ठीक है, ये जो दोनों कोण है किसके, एक ही त्रिभुज के कोण है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल आया था हमारा कोण FCB और कोण DBN, और DBN किसके बराबर था, DBN था हमारा FBC के। तो ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, कोण FBC बराबर किसका होगा, कोण FCB के। अभी ये दोनों कोण, ये वाली जो हमारी समीकरण आई है, इसमें दोनों कोण किसके, एक ही त्रिभुज के हैं। त्रिभुज कौन सा है यहाँ पे, तो देखिए त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज है ये FB और C, ये वाला त्रिभुज है, इसका ये वाला एंगल है FBC। ठीक है, ये वाला एंगल है FCB। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसके दोनों कोण बराबर होते हैं वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी इसकी दो भुजा क्या होगी, बराबर। भुजा कौन कौन सी होगी, एक तो ये वाली भुजा बराबर होगी इस वाली भुजा की, यानी भुजा FB बराबर किसकी होगी, FC के। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर भुजा किसके बराबर होगी भाई, FB बराबर होगी किसके, FC के। अब आपको इसमें भी एक कंडीशन याद रखनी है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो ये वाली जो भुजा है आपकी FC, ठीक है, FC भुजा किसके बराबर होगी, PF के बराबर होगी। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो जो भुजा है आपकी कौन सी भाई, FB, ये किसके बराबर होगी, PF के बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है टोटल भुजा, यानी P से लेकर C तक की जो भुजा है वो कितने पार्ट से मिल करके बनी है। P से लेकर C तक की जो भुजा है वो दो पार्ट से मिल करके बनी है, एक तो PF प्लस FC, क्या लिख देंगे हम, PF प्लस FC, यानी हम लिख देंगे PC बराबर किसकी होगी, PF प्लस FC। ठीक है, अब आपकी ये जो भुजा है FC भुजा किसके बराबर थी, FB के बराबर थी। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे भाई, PC बराबर PF प्लस FC की जगह हम क्या लिख देंगे, FB। ठीक है, यहाँ से लिखा ना, यहाँ से FC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, FB। ठीक है, और FB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, FB की जगह हम लिख सकते हैं PF। तो हमने क्या करा, FB की जगह पे लिख दिया हमने PF। ये रहा PC बराबर PF प्लस, और FB की जगह पर क्या आ जाएगा इस वाले समीकरण से, PF। ठीक है, अब PC बराबर PF कितना हो गया, 2PF। ठीक है, अब ये दूरियां भर लेते हैं चित्र से। देखिए चित्र में आपको पता होना चाहिए, ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है, ये जो दूरी आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, ये यहाँ से लेकर के, इससे P से लेकर के C तक। C क्या है, वक्रता केंद्र। ये वाली दूरी क्या होती है, कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या के बराबर। और P से लेकर F तक जो दूरी है, ये वाली दूरी किसके बराबर होती है, फोकस दूरी के बराबर, इसे लिखते हैं स्मॉल f से। ठीक है, तो यानी हम P से लेकर C तक की दूरी को किससे लिखें, कैपिटल R से। ये क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। और P से लेकर F तक की जो दूरी है उसे किससे लिखते हैं हम, स्मॉल f से। ये क्या होती है, ये होती है फोकस दूरी। ठीक है, और देखिए प्रकाश किरण के चलने की ही दिशा में है, तो इसलिए दोनों कैसी होगी, प्लस की होगी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने R बराबर 2, यहाँ पर क्या लिख दिया, स्मॉल f। ठीक है, तो R बराबर कितना आ गया, 2 स्मॉल f। यदि हमें यहाँ से f का वैल्यू निकालना है तो जो 2 है R के कहाँ पहुँचा देंगे, बेस में। तो यहाँ से देखिए f का वैल्यू आ जाएगा f बराबर R/2। ठीक है, यही हमारा पिछला डेरिवेशन में भी आया था फॉर्मूला, यही इस वाले डेरिवेशन में भी आया है। ठीक है, तो यानी फॉर्मूला तो सेम है, परंतु एक बार हमने किसका यूज करा, अवतल दर्पण का, एक बार हमने किसका यूज करा, उत्तल दर्पण का। ठीक है, दर्पण दोनों अलग ले लिए, परंतु फॉर्मूला सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो पेपर में इन दोनों डेरिवेशन में से कोई सा भी डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, यदि ये डेरिवेशन आते हैं तो हमने आपको बताया 3 नंबर का डेरिवेशन ये पूछा जाता है। इसके साथ यदि सवाल भी जोड़ दिया जाता है एक छोटा सा, तो टोटल कितने नंबर का हो जाता है
ये हो जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें देख लीजिए एक बार क्या क्या किया है हमने, थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये जो प्रकाश किरण आई थी ये थी आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, और ये इस तरीके से परावर्तित होकर के चली गई थी। हमने सी से क्या करा, इस पॉइंट बी पर एक अभिलंब डाल दिया, अभिलंब को हमने पीछे की ओर हटाया, ठीक है। ये आपतित किरण थी और ये अभिलंब, इसके बीच का कोण क्या होगा, आपतन कोण। ये थी हमारी परावर्तित किरण और ये क्या है, अभिलंब, इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, परावर्तन कोण आर, ठीक है। अभी जो परावर्तन कोण है ये इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, दोनों कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण। उसी के साथ साथ ये जो अंदर का एंगल है आई और आर, ये कैसे है, बराबर, क्योंकि ये क्या है, परावर्तन कोण, ये दूसरे नियम से क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस वाली लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया। यदि हम इसे आगे की ओर बढ़ा देते हैं, ये जो कोण है आपका आई, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब ये वाली किरण और ये वाली रेखा दोनों कैसी है, समांतर, और इन्हें एक रेखा काटती हुई जा रही है ये वाली, यानी ये वाला जो आई एंगल हमारा था ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे है, एकांतर कोण, इसीलिए क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। यानी कोण ए बी एन किसके बराबर होगा, कोण एफ सी बी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमने क्या करा है इसमें, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, हमने ये जो समीकरण आपकी पहली थी ये वाली, और जो समीकरण आपकी तीसरी थी, इन दोनों की तुलना कर दी। तुलना करने पर ये जो कोण था, कोण डी बी एन और कोण एफ सी बी, दोनों कैसे आ गए, बराबर। अभी हमने कोण डी बी एन का वैल्यू निकाल लिया था। डी बी एन का वैल्यू कितना आया था, कोण एफ बी सी, यानी डी बी एन की जगह पर हम क्या लिखते हैं, कोण एफ बी सी, और बराबर में क्या था, कोण एफ सी बी, ठीक है। अब ये दोनों कोण जो है किसके हैं, एक ही त्रिभुज के हैं। जो आपको डायग्राम में त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज कौन सा है भाई, त्रिभुज है ये वाला एफ बी सी, ठीक है। ये अंदर का कोण क्या है, एफ बी सी, ठीक है, और इधर वाला कोण है एफ सी बी। तो ये दोनों कोण कैसे है, बराबर है, ये रे इस वाली समीकरण में, ठीक है। अब यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी उसकी दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इसकी ये वाली दो भुजा कौन सी होगी, बराबर होगी। तो देखिए कौन कौन सी भुजा होगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर। तो इसलिए हमने लिख दिया भुजा एफ बी बराबर किसकी होगी, एफ सी के बराबर होगी। अब आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो हम क्या मान लेते हैं, ये जो भुजा है आपकी एफ बी, ये किसके बराबर होगी, पी एफ के बराबर होगी। तो हमने यही कहा कि ये जो भुजा है एफ बी, ये किसके बराबर होगी, पी एफ के बराबर होगी, ठीक है। अब हमने टोटल दूरी देख ली, पी से लेकर सी तक की टोटल दूरी किसके बराबर है, टोटल दूरी दो भाग से मिलकर के बनी है, यानी पी एफ प्लस किसके है, एफ सी के, यानी जो पी सी है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी वो किस किस से मिलकर के बनी है, पी एफ प्लस एफ सी। तो हमने लिख दिया पी एफ प्लस एफ सी। अब जो एफ सी था वो किसके बराबर था, एफ बी के बराबर था। तो हमने एफ सी की जगह पर क्या लिख दिया, एफ सी की जगह पर हमने लिख दिया एफ बी, ठीक है। एफ सी की जगह पर हमने क्या लिख दिया भाई, एफ बी, और एफ बी किसके बराबर आया था, पी एफ के बराबर आया था। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, पी एफ, ठीक है। अब पी एफ कितने हो गए, 2 पी एफ, यानी पी सी बराबर क्या आ गया हमारे पास, पी सी बराबर आ गया 2 पी एफ, ठीक है। अब आप दूरी देख लीजिए डायग्राम से, जो डायग्राम है डायग्राम से दूरी चेक करते हैं हम, टोटल दूरी कहाँ से कहाँ तक की कितनी होगी। आपको हमने बताया था जो P है, P से लेकर C तक की दूरी क्या होती है, R, ठीक है। यदि प्रकाश किरण के चलने की दिशा में दूरी मापी गई है तो कैसी होगी, प्लस की, ठीक है। और ऐसे ही P से लेकर F तक की दूरी क्या होगी, स्मॉल f, क्या होती है, फोकस दूरी, ठीक है। यदि प्रकाश किरण के चलने की दिशा में मापी गई है तो कैसी होगी, प्लस की। तो यानी P से लेकर C तक की दूरी क्या होगी, R, और P से लेकर F तक की दूरी क्या होगी, स्मॉल f। तो हमने ये वाली दूरी यहाँ पर भर दी, तो आ गया हमारा पी सी की जगह पर क्या आ गया, R, और पी एफ की जगह पर क्या आ गया, स्मॉल f, ठीक है। अभी हमारा वैल्यू आ गया यहाँ से R बराबर 2f, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से f का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 को कहाँ पहुँचा देंगे, बेस में, तो क्या आ जाएगा, f बराबर R/2। ये डेरिवेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने रहें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।